नमस्कार साथियों। भारत सरकार आपसे कैसे ऋण ले सकती है, इसे समझने के लिए सबसे पहले देश के केंद्रीय बैंक को समझना पड़ेगा। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। इसके कार्यों के बारे में समझते हैं। आरबीआई बैंकों का नियमन करता है, अर्थात उनका रेगुलेशन करता है। इस कार्य को करने के लिए वह जिस नीति का प्रयोग करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। और उस मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं। उन उपकरणों में एक उपकरण है जिसका नाम है OMO, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी में कहें तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। सवाल है, इसके तहत आरबीआई क्या करता है और कैसे करता है, और कैसे आप सरकार को ऋण देते हैं या सरकार आपसे ऋण लेती है। दरअसल सरकार के बिहाफ पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वाणिज्यिक बैंकों को बेचती है, अर्थात विक्रय करती है। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी क्या होता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ग्राफ का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति बैंक में गया ऋण लेने के लिए, तो बैंक ने कहा कि भैया मैं आपको ऋण दूंगा तो ज़रूर, लेकिन ये बताइए आप भाग गए तब मेरा पैसा तो, मेरा अमाउंट तो डूब जाएगा, यानी कि एनपीए हो जाएगा। आप कुछ ऐसा मुझे दीजिए जिसके आधार पर मैं आपको ऋण दे सकूं, अर्थात कोई सिक्योरिटी दीजिए जिसकी वैल्यू मैंने आपको जितना ऋण दिया है उससे अधिक का हो। मान लीजिए बैंक ने आपको 10 लाख का ऋण दिया है, तो कम से कम जो भी आपने सिक्योरिटी दिया है उस सिक्योरिटी की वैल्यू कम से कम 12 लाख के करीब होनी चाहिए। और सवाल ये है कि सिक्योरिटी क्या है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास अपना एक घर है, उस घर का कागज़ है, उसी कागज़ को मैंने बैंक को दिया और बैंक ने उसके आधार पर मुझे लोन दे दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो जो मैंने अपने घर का कागज़, मकान का कागज़ या ज़मीन का कागज़ दिया, उसे सिक्योरिटी कहा जा रहा है। अब इकॉनमी की भाषा में सिक्योरिटी को समझते हैं। प्रत्येक वह दस्तावेज सिक्योरिटी या प्रतिभूति होता है जिसके आधार पर बाजार से वित्त एकत्र किया जा सकता है। तो बैंक से जो व्यक्ति ने ऋण लिया है वह व्यक्ति के लिए वित्त है। उसका प्रयोग वो चाहें जहाँ चाहें वहाँ कर सकता है। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब जो ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी दो तरह का होता है। एक को कहते हैं डेट सिक्योरिटी, जिसे ऋण प्रतिभूति कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं शेयर सिक्योरिटी, जिसे अंश प्रतिभूति कहते हैं। जो बैंक ने इस व्यक्ति को ऋण दिया है, इस ऋण पर ये व्यक्ति बैंक को ब्याज देगा। लेकिन जो अंश प्रतिभूति है, शेयर सिक्योरिटी है, इसका मतलब क्या है, मेरी कंपनी है, उस कंपनी का 100% हिस्सेदार मैं हूं, यानी कि 100% शेयर मेरे पास है। मैंने अपने किसी दोस्त से या किसी व्यक्ति से, मान लेते हैं मेरी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो उस 1 करोड़ में से मैंने उसे 40 लाख रुपए ऋण के रूप में ले लिया। तो यहाँ पर ऋण के रूप में लिया तब मैं ब्याज दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा, मतलब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जो अमाउंट आपको दे रहा हूँ उसके बदले मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे लाभांश चाहिए। अर्थात उस 40 लाख के बदले उस व्यक्ति ने, अर्थात दोस्त ने, कंपनी में उतनी हिस्सेदारी ले ली। और चूंकि हिस्सेदारी लिया है तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा या जितना भी प्रॉफिट होगा, उस अमाउंट के बदले उतना हिस्सा उसको लाभांश के रूप में, प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी का 2 आधार हुआ, एक हुआ जिसको कहते हैं ब्याज और दूसरा लाभांश। यहाँ तक चीज़ें समझ लिया आपने। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब आपको समझ में आ गया कि एक पेपर है और इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और उस पेपर को आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया, इस व्यक्ति ने खरीदा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए व्यक्ति ने खरीदा, तो ये जितने का है, माना कि ये 10K का है, 10,000 का है, व्यक्ति ने 10,000 आरबीआई को दे दिया, और ये जो कागज़ है, ये कागज़ इस व्यक्ति को मिल गया। यानी कि व्यक्ति के पास प्रमाण है कि मैंने सरकार को 10,000 रुपये दिया है। ठीक है, इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा और उसके हिसाब से इस व्यक्ति को इस पर, चूँकि ऋण प्रतिभूति है तो इस पर ब्याज इस व्यक्ति को मिल जाएगा।
अब इसके जरिए आरबीआई क्या करता है या आरबीआई इसको कैसे सेल करता है या परचेज करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई या गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इसको सेल करेगा। सेल किसको करेगा? तो वाणिज्यिक बैंकों को करेगा। और चूंकि वाणिज्यिक बैंकों को सेल करेगा तो बैंक क्या करेंगे? इस सिक्योरिटी को परचेज कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी बैंक खरीद रहे हैं। तो अब बैंकों के पास से पैसा कहाँ पर गया? आरबीआई के पास। यानी कि अर्थव्यवस्था में अब लिक्विडिटी कम हो गई। दूसरी स्थिति, अब जब ये परिपक्व होगा, यानी कि एक अवधि तो होगी कि 91 दिन के लिए या 364 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, जो भी टाइम पीरियड के लिए खरीदा गया होगा। अब क्या करेगा? यही आरबीआई एक समय के बाद इसे दोबारा, ठीक है, परचेज कर लेगा। यानी कि वो अमाउंट जो बैंक ने आरबीआई को दिया था और ये सिक्योरिटी खरीदा था, अब आरबीआई ने मूलधन और ब्याज दोनों ही बैंक को लौटा दिया। और जैसे ही लौटाया, यानी कि बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का दो उद्देश्य होता है। पहला, इसके जरिए आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी थी, यानी कि पैसे की मात्रा अधिक थी, उसको सोख लिया और बैंकों के ऋण देने की क्षमता को कम कर दिया। क्योंकि बैंकों ने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया है, बैंकों के पास पैसा कम है और ऐसी स्थिति में बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिससे लोग कम ऋण लेंगे और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर ये अमाउंट, जब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अब इसको दोबारा परचेज कर लिया। किसने परचेज कर लिया? अब आरबीआई ने कहा कि ये मुझे दे दो, ये सिक्योरिटी मुझे दे दो और अपना मूलधन और ब्याज जो उस पर बनता था वो अपना वापस ले जाओ। बैंकों के पास पैसा अधिक हो गया, कम ब्याज दर पर ऋण अधिक देंगे। तो इससे क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ गई। एक तो हमने समझ लिया कि लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? आरबीआई इसके ज़रिए क्या करेगा? आरबीआई ने क्या किया है? तो सरकार के लिए बाजार से वित्त एकत्र कर लिया है। अब सरकार उस वित्त का प्रयोग अपने कार्यों में कर सकती है। सरकार को जहां पर लगता है वहां पर उसका प्रयोग कर सकती है। अब आपकी बात कि आखिर आपसे कैसे ले सकती है सरकार, मतलब ऋण ले सकती है। इसके लिए इस बात को समझिए कि एक सरकार की योजना है या आरबीआई की, जिसे कहते हैं, आरबीआई कि उस योजना का नाम है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट। आप स्कीम भी कह सकते हैं। इसे संक्षेप में आरजीडी कहते हैं। आरजीडी ऑनलाइन अकाउंट है और इसके ज़रिए या इसके माध्यम से आरबीआई के ज़रिए आप सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अर्थात जो आपने सरकारी प्रतिभूति खरीदा है आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो सरकारी प्रतिभूति जो आपने खरीदा है उसके बदले जो अमाउंट आपने दिया है वो सरकार के लिए ऋण है। तो इस तरह से सरकार आपसे भी ऋण ले सकती है, बैंकों से भी ऋण ले सकती है। हालांकि सार्वजनिक वित्त के स्रोत के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान है और उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम समझेंगे। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके आप बताएं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो भी कमेंट करके बताएं, अगर नहीं हुआ है तो भी कमेंट करके बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।